नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे देवभूमि समाचार। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई। राज्य गठन में निभाई है अहम भूमिका, महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी सुशीला बलूनी। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी तादाद में उत्तराखंड पहुंच रहे तीर्थ यात्री। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कंट्रोल रूम से हो रही निगरानी, हर सुविधा देने का दावा। हरिद्वार में सक्रिय नजर आ रहे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के लिए हरदा ने दिया 24 घंटे का धरना। किसानों की आड़ में तलाश रहे सियासी जमीन। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाना पड़ेगा भारी। दून पुलिस ने 10 मई तक का दिया अल्टीमेटम। जुर्माने के साथ खानी पड़ेगी जेल की हवा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए पर्यटन विभाग ने एक बड़ा कंट्रोल रूम बनाया है। इस कंट्रोल रूम से जहां विभिन्न विभाग हर समय बैठे हैं, उनके विशेषज्ञ हर गतिविधि पर यात्रा को लेकर निगरानी बना रहे हैं, तो वहीं यात्रियों को मिलने वाली सुविधा की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसी कंट्रोल रूम का जायजा लिया है हमारे संवाददाता मनीष टंगवाल ने। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि जो केदारनाथ धाम में जो पंजीकरण है वो फिलहाल रोके गए हैं, लेकिन इस वक्त हम जो मौजूद हैं, जो चारधाम यात्रा को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से जो चारधाम यात्रा है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है। और चारों धामों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनके जरिए भी यहाँ से चारधाम यात्रा को लेकर जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर चल रही है। और सीधे तौर से आप देख सकते हैं कि जो चारधाम यात्रा पर जो लोग आते हैं और अगर उन्हें किसी तरीके की कोई जानकारी लेनी है तो वो यहाँ पर जो है वो जानकारी ले सकते हैं। और जो ये लोग हैं, ये जो चारधाम यात्रा पर आने वाले जो लोग हैं, वो यदि अगर कोई फ़ोन कॉल करते हैं या कोई जानकारी लेते हैं तो उससे संबंधित जो जानकारियाँ हैं, जो ये यहाँ पर कर्मचारी हैं वो उनको अवगत कराते हैं कि आखिरकार कैसे उनकी चारधाम यात्रा जो है वो सफल हो सकती है और किन किन पड़ावों से होकर उन्हें गुजरना होगा। क्या कुछ जो है अगर कहीं पर कोई कठिनाई आती है तो कैसे उसका जो है उससे जो निवारण करना है, उससे पार पाना है, तमाम चीज़ों को लेकर ये यहाँ पर कर्मचारी जो हैं वो फीडबैक देते हैं। और जो इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो सीधे तौर से जो ये जो लोग हैं वो सीधे जानकारी जो है वो दे रहे हैं। और जो कंट्रोल रूम इंचार्ज हैं प्रदीप चौहान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से वो जो ये कंट्रोल रूम है वो काम कर रहा है। वैसे किस तरीके से जो ये कंट्रोल रूम है वो काम कर रहा है और क्या कुछ जानकारियां जो है वो आप यात्रियों को देते हैं जो चारधाम यात्रा पर आते हैं, और क्या वो टोल फ्री नंबर है जिस पर जो यात्री हैं वो जानकारी यात्रा से संबंधित लेते हैं? यहाँ पर कंट्रोल रूम में 3 नंबर सक्रिय हैं। जो एक हमारा टोल फ्री नंबर है 1364, और जो बाहरी राज्यों के लिए इसमें यहाँ का स्थानीय कोड है 01351364, वो डायल किया जाता है। साथ में हमारा 013525599898 और 25522627, ये 3 नंबर यहाँ पर संयोजित किए गए हैं। और इन्हीं दूरभाष नंबरों पर यहाँ पर तमाम प्रकार की क्वेरीज आती हैं जो यहाँ से यात्रियों की जो सुविधा के लिए जो भी सहायता यहाँ से हो सकती है वो उनको उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो क्या कुछ स्थिति रजिस्ट्रेशन की है? कितने श्रद्धालुओं ने अभी तक चारों धामों में दर्शन किए हैं? क्या कुछ इसकी जो है वो जानकारी आपके पास अभी? ठीक है, अभी जो पंजीकरण हुआ है 26,86,000 लगभग पंजीकरण हो चुका है, जबकि चारों धामों में अभी तक 5,80,000 लोग दर्शन कर चुके हैं और लगातार लोग आ रहे हैं। मौसम ठीक रहेगा तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि यात्रियों की जो संख्या है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। केदारनाथ धाम की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फिलहाल रोके गए हैं। क्या आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा यात्री जो है, श्रद्धालु जो है वो केदारनाथ धाम आना चाहता है? क्या कुछ आंकड़ा रजिस्ट्रेशन का है? और क्या आपको लगता है कि जो कब तक जो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया केदारनाथ धाम के लिए रोकी गई है? अभी केदारनाथ धाम के लिए 9,42,000 लगभग पंजीकरण हो चुका है, और जो अभी रजिस्ट्रेशन बंद किया है
वो जो मौसम की जो स्थिति थी, लगातार वहाँ पर बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो उसको देखते हुए जो स्थानीय प्रशासन है वहाँ का, उनके समन्वय से राज्य सरकार द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकरण पर रोक लगा दी गई थी, ताकि मतलब वहाँ जब यात्रियों की संख्या सीमित रहेगी तो व्यवस्थाएं सुलभ हो सकेंगी। क्या आपको लगता है कि वास्तव में अभी तक अगर मौसम की बात करें तो मौसम ने उस हिसाब से साथ दिया नहीं है यात्रा को लेकर? अब धीरे धीरे मौसम खुल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इससे ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो उनको लेकर व्यवस्थाएं या जो आप लोग यहाँ से जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक उन्हें चारधाम यात्रा पर आने को लेकर दे रहे हैं, और क्या कुछ अपील चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लेकर आप कर रहे हैं? देखिए, जो लोग अभी यात्रा पर हैं, अभी जब मौसम खराब चल रहा था तो हमें यहाँ से जो तमाम प्रकार की क्वेरी जा रही थी कि मौसम ख़राब है, हम यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन हमारी एक अपील थी उनसे कि आप मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा शुरू करें, और जो जहाँ पर आपको स्थानीय प्रशासन रुकने को कहता है वहाँ पर उनको जो है आप जरूर हेल्प करें, सपोर्ट करें, और जिससे कि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो ये आपदा, जो ये कंट्रोल रूम है, चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम है, ये काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं वास्तव में काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो ये कंट्रोल रूम है वो इससे फीडबैक भी ले रहे हैं, और यदि अगर मौसम से कोई अपडेट भी उन्हें लेना है, अगर उन्हें कॉल यहाँ पर कर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी दी जाती है, और कौन से पड़ाव पर किस तरीके की सुविधाएं हैं वो तमाम जो जानकारियां यहाँ से उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि केदारनाथ में फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो रोकी गई है, क्योंकि व्यवस्थाओं को देखते हुए और मौसम को देखते हुए ये प्रक्रिया रोकी गई है, लेकिन जल्द ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर खुलने की बात कही जा रही है। लेकिन यदि अगर आप भी चारधाम यात्रा आना चाहते हैं और अगर किसी तरीके की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए चारधाम यात्रा से रिलेटेड, तो जो ये यात्रा का कंट्रोल रूम बनाया गया वहां से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल। वहीं चारधाम यात्रा में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की शिकायतें भी मिल रही है। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। इसके साथ ही शौचालय की कमी पर गढ़वाल कमिश्नर ने बताया है कि कई शौचालयों का निर्माण हो रहा है, जिनके निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। सुशील कुमार ने दावा किया है कि 15 मई तक अस्थायी टॉयलेट्स तैयार कर दिए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आपको बता दें कि अब तक चारों धामों में करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अब सभी मार्ग खुले हैं और यात्रा सुचारू ढंग से चल रही है। हमारा सभी दर्शनार्थियों से यही निवेदन है कि मौसम को देखते हुए और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जो भी स्वास्थ्य की सलाह है वो लेते हुए यात्रा करें, और सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो चारों धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। कुछ टॉयलेट्स अभी निर्माणाधीन थे, उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं कि 15 मई से पहले सभी जो स्थायी टॉयलेट्स हैं पैदल मार्गों पर वो संचालित किए जाएं, पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए और सभी मार्गों पर सुरक्षा के इंतजाम रखें। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी के निधन से राज्य में शोक की लहर है। सुशीला बलूनी ने राज्य गठन के लिए जेल भरो रेल रोको आंदोलन के अलावा उत्तराखंड की महिलाओं के उत्थान के लिए काफी संघर्ष किया है। राज्य में शराबबंदी के खिलाफ भी आवाज उठाने वाले सुशीला बलूनी ही थी। आज हर कोई उनके संघर्ष को याद कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य गठन के लिए अहम भूमिका निभाने वाली राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी के निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर है। सुशीला बलूनी ने अपने जीवन में राज्य हित के लिए अपनी आवाज को कभी खामोश नहीं किया। राज्य गठन के लिए आंदोलन की लड़ाई लड़ने में कचहरी प्रांगण में बैठने वाली पहली महिला सुशीला बलूनी ही थी। जेल भरो आंदोलन हो या फिर रेल रोको आंदोलन, सुशीला बलूनी मुखर आवाज के साथ आगे रहती थी। राज्य की महिलाओं के संघर्ष को बखूबी जानने वाली सुशीला बलूनी ने उत्तराखंड की महिलाओं के उत्थान के अलावा शराबबंदी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। यही वजह थी जो सुशीला बलूनी कई और महिलाओं के लिए प्रेरणा है। कि हमारे हाथ पांव और हमारी जान चली गई, क्योंकि जिस उत्तराखंड के लिए जिसकी आवाज से हम लोग सड़कों पे आते थे, आज हमें वो उत्तराखंड तो नहीं मिला, लेकिन वो पीड़ा आज हमारे अंदर, हमारी दीदी छोड़ के चली गई जो हमारी प्रेरणा थी। चाहे वो गढ़वाल का, उत्तराखंड का कोई भी क्षेत्र हो, उनके एक आवाज़ से हम लोग सब इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन आज हम ऐसे
बोलने के लायक भी नहीं हैं, क्योंकि आज हमारी शक्ति छीन हो रखी है। लेकिन आज हम फिर वही प्रण लेते हैं कि हमारी दीदी तो चली गई, हमारी शक्ति, लेकिन वो हमें शक्ति प्रदान करेगी और हम इस नए उत्तराखंड के लिए कुछ नया करेंगे। देहरादून कचहरी के प्रांगण में राज्य गठन के लिए हल्ला बोल करने वाली पहली महिला सुशीला बलूनी को कचहरी में ही शहीद स्थल पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। अपनी राजनायिका को श्रद्धांजलि देने पक्ष विपक्ष के साथ राज्य आंदोलनकारी और आम नागरिक भी पहुंचे। हरिद्वार के खंखड़ी शमशान घाट में राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी पंचतत्व में विलीन हुई। हरिद्वार में पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत काफी एक्टिव नजर आए। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो हरदा किसानों की समस्याओं के लिए चीनी मिल के सामने धरने प्रदर्शन पर बैठे, मगर इसी धरने को अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत हरिद्वार सीट पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत एक ऐसा नाम है जिसके बिना सियासत भी अधूरी लगती है। उम्र भले ही हो चली हो, मगर हरदा हमेशा से एक्टिव रहे हैं। जिस उम्र में लोग घुटने टेक देते हैं और खाट पकड़ लेते हैं, उस उम्र में हरीश रावत पिछले 24 घंटों में खासा सक्रिय नजर आए। हरिद्वार के इकबालपुर चीनी मिल में समर्थकों के साथ किसानों के बकाया भुगतान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठे रहे। किसानों का चीनी मिल पर बकाया है, कुछ मजदूरों का भी है, उनके सवाल भी है, तो उनको हल करो और आप स्वीकार कर रहे हैं तो उसको हल करने में हल तो शासन ही करेगा। तो हम उस हल की प्रतीक्षा में हैं और हल कैसे होगा इसके लिए हमने अपनी बुद्धि से कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें हमने सॉफ्ट लोन देने की बात कही है कोऑपरेटिव बैंक से। रात का वक्त भी हरीश रावत ने धरना स्थल पर ही बिताया। हरदा ने रात मच्छरदानी के बीच गुजारी और फिर सुबह होते ही कसरत करने के बाद हैंडपंप के नीचे नहाने के लिए बैठ गए। इस तरह का अनोखा प्रदर्शन हरीश रावत ने कोई पहली बार नहीं किया। अपने बयान और दिनचर्या को लेकर हरदा सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं। उनके पास हर सवाल का जवाब है, मगर अपने अंदाज में। राज्य की सियासत में काफल, आम, माल्टा, नींबू पार्टी के लिए भी उन्हें जाना जाता है, मगर इन दिनों हरदा का हरिद्वार में सक्रिय रहना लोकसभा चुनाव की तरफ इशारा करता है। दरअसल हरीश रावत पहले ही कह चुके हैं कि वो हरिद्वार सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और यही वजह है कि हरदा हरिद्वार में अपने अनोखे अंदाज से लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हालांकि हरिद्वार सीट पर दावेदारी को लेकर कांग्रेसियों में अभी से खींचतान देखने को मिल रही है। इस सीट पर जहां एक तरफ हरीश रावत पहले ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, तो वहीं हरक सिंह रावत ने भी हरिद्वार सीट से लड़ने की बात कही है, जिसकी वजह से अब दोनों नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला भी काफी रोचक होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सीट पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस किसकी दावेदारी को मजबूत मानती है। प्रदेश महिला कांग्रेस की पहली कार्यकारिणी की बैठक में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा शामिल हुई। नेटा डिसूजा ने महिला कार्यकारिणी की नई टीम के साथ संवाद भी किया। राज्य के मौजूदा हालातों पर मंथन भी किया गया है। राज्य में भविष्य में होने वाले चुनाव को लेकर भी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला कांग्रेस की टीम को अपनी अहम भूमिका निभाने के गुण भी दिए हैं। ये पहले कार्यकारिणी की बैठक थी। कार्यकारिणी की बैठक में कई बातें हुई है, कहीं वास्तविकता ग्राउंड पे क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ उत्तराखंड के देवभूमि के लोगों को के क्या तकलीफ है, इनके बारे में अलग अलग ज़िले के जो हमारे ज़िला अध्यक्ष है उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और जो बातें निकल के आई है इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, देवभूमि के लोग परेशान है। देवभूमि के लोग महंगाई से लेके और अपनी बेटियों के सुरक्षा को लेके भी परेशान है। जिस तरीके से अंकिता भंडारी केस पे नज़रअंदाज कर रही है पूरा सरकार, उनको अंकिता को न्याय नहीं दे पा रहे। उत्तराखंड के लोग बहुत ही, खास करके बहनें बहुत ज़्यादा परेशान है।
धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों पर अब देहरादून पुलिस और भी सख्त रवैया अपनाने जा रही है। स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने में अब न केवल जुर्माना होगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के उल्लंघन के तहत कार्रवाई भी होगी और जेल भी भेजा जाएगा। देहरादून पुलिस ने लाउड स्पीकर हटाने की अपील लोगों से की है और इसके लिए पुलिस ने 10 मई तक का अल्टीमेटम भी लोगों को दिया है। इसके बाद दून पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी। एसएसपी की माने तो शिकायत आने पर न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि उसका वीडियोग्राफी कर डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। क्योंकि जो उसमें जो साउंड का जो लिमिट है, डेसिबल में जो लिमिट है, जो भी अगर किसी ने सिस्टम लगा रखा है और माइक लगा करके जो आवाज़ आ रही है तो वो तो निश्चित रूप से जो है वो सक्षम न्यायालय के जो एक परमिसिबल लिमिट है उससे उसका उल्लंघन है। इस पर हम लोग सख्ती कर रहे हैं, समझा बुझा भी रहे हैं और काफ़ी लोगों ने हटा दिया है और ये जो अभियान है ये गतिमान रहेगा। वहीं राजधानी देहरादून में परिवहन विभाग शहर में ई रिक्शा के लिए जोन तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में बढ़ रहे ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। शहर में 5000 से ज्यादा ई रिक्शा है। परिवहन विभाग के तैयार किए गए प्लान के बाद ई रिक्शा चालक अपने जोन के अलावा कहीं और ई रिक्शा नहीं चला सकेंगे और अगर ऐसा करते हैं और नियमों की अनदेखी की जाती है तो उसकी जो ई रिक्शा है उसको सीज कर दिया जाएगा। कतिपय देखा गया है कि मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा की वजह से ट्रैफिक जाम की भी समस्या हो रही है और अन्य वाहनों को स्मूथ संचालन में भी समस्या आ रही है। अतः हम लोग विचार कर रहे हैं कि इन ई रिक्शाओं को ऐसी एरियाज में संचालित किया जाए जहां पर कि इनको अंदर के क्षेत्रों में जाने के लिए उपयोग किया जा सके और मुख्य कॉरिडोर से इनको हटाया जा सके। इसके लिए हम लोग जोन बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इन जोनों पर ये अच्छी सुविधाएं दे सके, लोगों को आने जाने में घर तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। इसके साथ ही देहरादून के नगर निगम ने वार्डों में सफाई वाहनों की मॉनिटरिंग के जिम्मेदारी निगम के सफाई इंस्पेक्टर को दी है। सफाई वाहनों ने कूड़ा उठाने के लिए निर्धारित चक्कर नहीं लगाए तो संबंधित कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य नगर अधिकारी ने बताया कि नगर निगम के 47 वार्डों की मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है, जिसमें डोर टू डोर कूड़ा उठान की मैपिंग भी की गई है और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से गाड़ी की पूरी तरह से जानकारी भी मिल रही है। 47 वार्ड के लिए स्पेशली जो है अलग से मॉनिटरिंग जो है हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हैं और जिसमें उनका जो है डोर टू डोर कवरेज पूरी रूट मैपिंग हो गई है और यदि किसी भी दिन किसी भी समय गाड़ी कितनी देर खड़ी हो रही है, अन्यथा कितनी देर में गाड़ी उस वार्ड से निकली, ये भी मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर वो गाड़ी गलत रूट लेके किसी और वार्ड में जा रही है तो उसका भी पता लगाना काफी आसान हो जाता है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। वहीं मसूरी में ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में संयुक्त कैंडल मार्च निकाला। पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख को गिरफ्तार करने की मांग की है। तो हमारी पहलवान बहनें हैं, हमारे पहलवान भाई हैं जो राष्ट्र का नाम ऊंचा करके कई पदक कई खेलों में खासकर रेसलिंग में जीत कर आए हैं, पहलवानी में जीत के आए हैं। आज वो जंतर मंतर में पिछले 2 सप्ताह से बैठे हैं, सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। जो कुश्ती फेडरेशन के हमारे जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण जी, उनके खिलाफ जो संगीन धाराएं लगनी चाहिए, जो उनके खिलाफ संगीन आरोप लग रहे हैं उस पर ना तो सरकार कोई उस पर विचार कर रही है, न ही प्रशासन उस पर कोई विचार कर रहा है। इसी विरोध में आज मसूरी के समस्त हमारे साथियों ने, समस्त खेल प्रेमियों ने, कुश्ती प्रेमियों ने, देश प्रेमियों ने साथ में मिलकर, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो होटल वर्कर्स हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो बच्चे हों, सब ने मिलकर एक स्वर में इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उधर उधम सिंह नगर के पुलबट्टा थाना पुलिस ने लाखों रुपए की टायर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी व्यापारियों से टायर लेकर फरार हो जाया करते थे और अपने पास मौजूद टायर को औने पौने दाम में मुख्य आरोपी को बेच दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 लाख रुपए के 16 टायर बरामद किए हैं। तो इस गिरोह का संपूर्ण 3 लोगों का पर्दाफाश करा है, 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है और जो रुद्रपुर का जो आदमी है जो एसी का काम करता था और वो ये टायरों का ठिकाना लगाता था थोक के भाव में लेकर, उसके बाद आगे ठिकाना लगाता, उसकी निशानदेही में 16 टायरें बरामद हुई है, लगभग 9 लाख रुपए का। बड़े बड़े टायर होते हैं ये। इसके अलावा भी हमें सूचना आ रहा है कि हल्द्वानी, नैनीताल, लाल कुआं और इवन उधम सिंह नगर के ही अलग अलग जगहों पे भारी मात्रा में लोग काफ़ी व्यापारियों से और ठगे हैं करके
मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप इस जनपद में व्यापारियों से इस प्रकार से ठगते हैं तो हम जो है नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही दिनेशपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान तस्कर से लेकर जा रहे 40 किलो वजनी प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए को बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी फरार है और एक आरोपी उनकी गिरफ्त में है। तो औचक चेकिंग के दौरान जो है हमारे को गाड़ी नंबर UK 06TA6148 है ना, डाबर फैक्ट्री के निकट जो है एक गाड़ी को रोका गया। तो उसमें जो है सूचना था पहले से ही कि उस वन्य देवी का तस्करी हो रहा है करके, तो उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए श्याम सिंह बिष्ट का बेहतरीन मुखबिरी के बाद जो है तो ये कार्रवाई हुई है। और इसमें कुल मिला के जो प्रतिबंधित प्रजाति का बहुत बड़ा कछुआ हमें मिला है। कुल मिला के हमारे पास अभियुक्त है महिपाल पुत्र रामस्वरूप, मकान नंबर 100, बल्ली थाना शीशगढ़ तहसील, मीरगंज, जिला बरेली का रहने वाला है। ये पहले से भी वन्य तस्करी में संलिप्तता करके सूचना आ रहा था। पूर्व में NDPS में भी वो जेल में गया था। तो बरामदगी में अब एक आदत जिंदा कछुआ है, लगभग 41 किलोस का है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई। राज्य गठन में निभाई है अहम भूमिका, महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी सुशीला बलूनी। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी तादाद में उत्तराखंड पहुंच रहे तीर्थ यात्री, 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कंट्रोल रूम से हो रही निगरानी, हर सुविधा देने का दावा। हरिद्वार में सक्रिय नजर आ रहे हैं पूर्व CM हरीश रावत। गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के लिए हरदा ने दिया 24 घंटे का धरना। किसानों की आड़ में तलाश रहे सियासी जमीन। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाना पड़ेगा भारी। दून पुलिस ने 10 मई तक का दिया अल्टीमेटम, जुर्माने के साथ खानी पड़ेगी जेल की हवा।